संभव कमोडिटी बाजार खुलने वाले हैं, उस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सौदा आपका में आज किस तरह के किन बातों पर हम करने वाले हैं फोकस। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले कमोडिटी बाजार के खुलते ही जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट। वो देंगे आपको कमाई के टिप्स, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर। राकेश बंसल की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी आपके लिए होगी सौदा आपका में। साथ ही में छोटे शेयरों में क्या चल रहा है, कौन से छोटे शेयर लगा रहे हैं ऊंची छलांग स्मॉल कैप कॉर्नर में। नवनीत डाला के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी और आपके शेयरों पर राजेश अग्रवाल देंगे फटाफट सलाह। तो ये सारा एक्शन होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरह के इंडिकेशन है कमोडिटी बाजारों के लिए। की आज बेहद फ्लैट शुरुआत हुई है। हमने बुधवार को जो क्लोजिंग देखा था उससे बस उसके ही आसपास शुरुआत होती हुई 66-64 पे बुधवार को क्लोजिंग हुई थी, 66-63 पर शुरुआत हो रही है। लेकिन आज कमोडिटी बाजार में सबकी नजर रहने वाली है क्रूड पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट की वजह से हमने देखा है सारे ही ग्लोबल इक्विटी बाजारों में दबाव आ गया है। दरअसल दोहा में इस रविवार को जो ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच प्रोडक्शन फ्रीज को लेकर के बैठक होने वाली थी, उस बैठक में सहमति नहीं बन पाई प्रोडक्शन फ्रीज को लेकर के। ईरान इस बैठक में शामिल नहीं था और बाकी ऑयल निर्माता देशों के बीच में सहमति नहीं बनी, राजी नहीं है प्रोडक्शन कट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सऊदी अरब अड़ा हुआ है कि ईरान को भी अपना प्रोडक्शन कट करना चाहिए और ईरान ने इस बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया और इसलिए एक सहमति नहीं बनी। और हमने देखा है कि क्रूड में जो है अब इसमें गजब की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ब्रेंट की बात करें तो 5% की गिरावट के साथ $41 के नीचे ये कारोबार कर रहा था। इसी तरह क्रूड में भी हम गहरा दबाव देख रहे हैं और ये दबाव किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है भारतीय बाजारों में और आपको क्या करना चाहिए पूछेंगे अपने एक्सपर्ट्स से। लेकिन सोने और चांदी में भी हम सुस्त कारोबार ही देख रहे हैं। हालांकि जो खराब इकोनॉमिक डेटा आए हैं यूएस के बाद सोना और चांदी में हल्की बढ़त जरूर देखने को मिली थी, लेकिन वहां से फिसल रहा है सोना और चांदी। घरेलू कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं, क्या करना चाहिए आपको कमोडिटी में हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत आज घरेलू कमोडिटी बाजारों की। सबसे ज्यादा सभी की निगाहें टिकी रहने वाली कि आज क्या होता है क्रूड में। चांदी आपके सामने 38,315 का भाव कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई, साथ ही क्रूड है ये 2,591 के साथ कमजोरी। इंटरनेशनल मार्केट में भी कमजोरी है और यहां पर भी कमजोर शुरुआत। सोना 29,006 रुपए के साथ 47 रुपए की मजबूती के साथ खुल रहा है, लेकिन चांदी में हम देख रहे हैं दबाव। नेचुरल गैस 127 रुपए के साथ कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई नेचुरल गैस की। और इसी के साथ डालते हैं कुछ नजर बेस मेटल्स में कि क्या चल रहा है। तो कॉपर कमजोरी के साथ खुल रहा है, 316 रुपए 50 पैसे का भाव कॉपर एमसीएक्स में देखने को मिल रहा है। निकल में तेजी 594 रुपए के साथ शुरुआत होती हुई निकल एमसीएक्स की। और इसी के साथ और भी कुछ बेस मेटल्स में देखते हैं क्या चल रहा है। जिंक में भी तेजी, यानी कॉपर दबाव में है, जिंक और निकल में हम देख रहे हैं तेज शुरुआत हो रही है। और एल्यूमिनियम भी आज दबाव के साथ खुल रहा है, 103 रुपए का भाव एल्यूमिनियम एनसीएक्स में देखने को मिल रहा है। सोयाबीन 4,156 के साथ शुरुआत होते हुए यहां पर हरे निशान में कारोबार की शुरुआत हो रही है। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन की शुरुआत हरे निशान में। क्रूड पाम ऑयल में दबाव 553 रुपए का भाव क्रूड पाम ऑयल एमसीएक्स में देखने को मिल रहा है। चना 5,111 के लेवल्स पर खुल रहा है। हल्दी 8,556 दबाव के साथ शुरुआत होते हुए और इसी तरह ये है जीरा 16,000 के साथ शुरुआत हो रही है जीरे की। चीनी 3,558 का भाव। कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियंक उपाध्याय और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। प्रियंक, गुड मॉर्निंग। क्रूड को लेकर के कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए दोहा के बैठक में सारे ही ऑयल निर्माता देश। अब आप क्रूड की चाल कैसे देख रहे हैं, आपकी नजर किन लेवल्स पर है?
देखिए, जिस तरह से मीटिंग का आउटकम आया है वो प्राइसेस में दिखा है। आज हमने गैप डाउन ओपनिंग देखा है, ऑलमोस्ट 4.5% डाउन खुला है मार्केट। तो ओवरऑल मोमेंटम ऑन द डाउन साइड का रहना चाहिए फॉर द डे, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू लेवल्स ऑफ अराउंड 2500 to 2470। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी मुझे लगता है कि एक बार 37.5-37 के रेंजेस तक आ सकता है मार्केट। ओके, और इसी के साथ सोने और चांदी में आपकी सलाह प्रियंक? देखिए, सोना अभी एक रेंज में है। अगर ये 1260 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छा तेजी आ सकता है, वरना एक रेंज में कंसोलिडेट होगा। घरेलू मार्केट्स में 29,100-200 शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ऑन द हायर साइड, एंड 28,800-700 शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। चांदी मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। जो भी करेक्शन आता है चांदी में अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग। 38,000 के आसपास मिलता है तो बाय करना चाहिए। 37,500 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 39,000 वुड बी द लाइकली टारगेट। प्रियंक, क्या आपको लगता है क्रूड में हम जिस तरह की उठापटक देख रहे हैं, इसका असर करेंसी बाजारों पर भी पड़ेगा? देखिए, करेंसी मार्केट्स में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डॉलर रुपये आज फ्लैट है, एंड गोइंग फॉरवर्ड डॉलर इंडेक्स में भी अभी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा उछाल आया था फ्रॉम द लोअर लेवल्स। 93, 60, 70 से हमने 95, 20 का लेवल्स देखा था। अगर तो डॉलर में अगर स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं तो मुझे लगता है कि डॉलर रुपये में भी वो रिफ्लेक्ट होंगे। ओवरऑल रुपये का व्यू अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 66.30 एंड 66 लेवल्स ऑन द डाउन साइड आर वेरी important supports, and it should not in immediately मुझे लगता है कि 65.80, 65.70 के नीचे जाता हुआ नहीं लगता है रुपी, एंड यहाँ से डॉलर स्ट्रांग हो सकता है अगेंस्ट द रुपी टुवर्ड्स 67, 67.5। गुड मॉर्निंग अनुज, एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर आज कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर देखें तो स्पाइसेस में थोड़ा तेजी देखने को मिला है, तो हमें लगता है कि जीरे के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं करंट लेवल से। टारगेट करीबन 16,500 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हमने देखा है कि कार्डमम में काफी अच्छी रैली देखने को मिली है पिछले 2 दिनों में। काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, वॉल्यूम भी यहाँ बढ़ते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है कि कार्डमम के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट करीबन 800 रुपए तक देखने को मिल सकता है। प्रियंक, बेस मेटल्स में मिली जुली शुरुआत हम देख रहे हैं। कॉपर में हमने आज दबाव देखा है ओपनिंग के समय। आप आज दिन भर इसमें किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? आपकी पिक क्या होगी बेस मेटल में? बेस मेटल्स एक लैकलस्टर ट्रेड ही रहेगा और इन रेंज में रहेगा, बट अमंग ऑल द बेस मेटल्स निकल में स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो निकल में बना सकते हैं। टुवर्ड्स 585 के आसपास बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 570 एंड टारगेट्स वुड बी अराउंड 610। तो निकल में आप खरीद की सलाह दे रहे हैं 585 पर खरीद की सलाह, लक्ष्य 610 का, स्टॉप लॉस 570 का दे रहे हैं। अनुज, आपसे पूछना चाहूंगी, करेंसी की शुरुआत आज रुपए की शुरुआत बेहद फ्लैट हुई है, और जिस तरह से क्रूड की उठापटक हम देख रहे हैं, ये करेंसी बाजारों पर भी अपना असर डालेगा? बिल्कुल प्रियंका, अगर देखें तो क्रूड आज हम देखें तो बिल्कुल लोअर लेवल पे खुला है। मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट इंडियन रुपीज में देखने को मिल सकता है, और हमें लगता है कि इंडियन रुपी यहाँ से एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देगा। अभी करंटली भाव करीबन 66.74 चल रहे हैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी बिकवाली हो सकती है, तो यहाँ पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट करीबन 66.60 तक देखने को मिल सकते हैं। मीन्स इंडियन रुपीज हमें एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, और एग्री कमोडिटी में अनुज, आपने जीरे के बारे में बताया कि आपको जीरा पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपकी और कोई पिक होगी? और देखिए, मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल सेगमेंट में जो ट्रेंड है पॉजिटिव है, तो सोयाबीन मुझे लगता है कि बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 4210 के अराउंड में। टारगेट करीबन 4270 तक देखने को मिल सकता है, तो सोयाबीन के अंदर बाय इनिशिएट की जा सकती है। शुक्रिया अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज और प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ ही कमोडिटी बाजार के खुलते किन लेवल्स पर आप रखें नजर, इस पर आपको सलाह देते हुए। वैसे कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम दिन भर आपको देते रहेंगे। देखते रहिए CNBC आवाज। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आगे सौदा आपका में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और राकेश बंसल की निफ्टी स्ट्रैटेजी।
सा दबाव देख रहे हैं। बाजारों की बात करेंगे, आपके लिए निफ्टी स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपको दे रहे हैं मनीष शर्मा। इनके मुताबिक रिलायंस इंफ्रा का फ्यूचर में बेचने की सलाह ये दे रहे हैं। सेल कीजिए आर इंफ्रा का फ्यूचर 540 का ये लक्ष्य देख रहे हैं। स्टॉप लॉस 580 पर जरूर रखें। बाजारों में जो हमने सुबह एक बहुत ही गैप अप ओपनिंग देखी थी, अब उन लेवल से फिसल रहे हैं बाजार और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो 80 अंकों की बढ़त अभी भी जरूर बनी हुई है। 25,709 पर है सेंसेक्स। निफ्टी में भी 21 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। 7,871 का लेवल है, लेकिन सुबह ऐसा लग रहा था कि 7,900 को क्रॉस करके निफ्टी उससे आगे और बढ़ेगा। वहां से हम एक मूव बैक देख रहे हैं। मिड कैप में 66 अंकों की बढ़त जरूर है, 13,201 पर है, लेकिन बैंक निफ्टी में जबरदस्त दबाव 146 अंकों का दबाव है। लाल निशान में बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो इन दोनों के बीच में फासला बहुत कम है, यानी 757 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 666 शेयर्स हैं जिनमें दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने क्रूड में जिस तरह की गिरावट देखी है, इसका फायदा एविएशन पैक को मिलेगा। इन्फोसिस जिसने बहुत ही अच्छे नतीजे शुक्रवार को पेश किए, आज यहां पर भी जोरदार कारोबार हो रहा है। आइडिया सेलुलर, भारतीय इंफ्राटेल, यहां इन स्टॉक्स में आज मजबूती देखने को मिल रही है। HCL टेक, BPCL, आयशर मोटर, ये सभी आज हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन दबाव कहां से आ रहा है? ONGC, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, बैंक निफ्टी क्योंकि दबाव में, इसलिए बैंकिंग से जुड़े स्टॉक्स में हम खासा दबाव देख रहे हैं। TCS के नतीजों का इंतजार है और इसीलिए आज इस स्टॉक में प्रेशर। ICICI बैंक, गेल, इन सब में दबाव देखने को मिल रहा है। तो आपका में मेरे साथ जुड़ चुके हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में आप किन लेवल्स को देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे, क्या है कॉल आपका? गुड मॉर्निंग प्रियंका। निफ्टी में देखें तो एक काफी बड़ा ब्रेकआउट बड़े चार्ट पर शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन पे देखने को मिला है। इन स्तरों पर या गिरावट पर निफ्टी को खरीदना चाहिए। निफ्टी ने एक स्ट्रांग बेस 7750 के अराउंड बनाया है और टेक्निकली देखें तो 7960 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मुझे लगता है निफ्टी आगे चल के 7960 तक की रैली दिखाएगा। इन स्तरों पर और गिरावट पर बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपना के चलना चाहिए। ओके, सो बाय ऑन डिक्लाइन राकेश कह रहे हैं यहाँ पर। राकेश जी के पिक्स भी समझेंगे हम इस तरह के बाजार में, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक शानदार मौका। CNBC आवाज पर देखिए एडवाइजरी को एक नए अवतार में प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप लेकर हम आने वाले हैं। इसके लिए बाजार के दिग्गजों ने शुरू कर दी है अपनी तैयारी। इंतजार अब और नहीं, 21 अप्रैल से शुरू होगा एडवाइजरी का ये महासंग्राम। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी रजिस्टर करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 20 अप्रैल। पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं मेरे साथ और पूजा हमें बताने वाली है कि स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन दिख रहा है। तो पूजा बताइए, कौन से स्मॉल कैप हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग? जी, सबसे पहले स्मॉल कैप इंडेक्स का एक चेक ले लेते हैं। फ्लैट कारोबार कर रहा है इस वक्त पूरा इंडेक्स। 0.04% के आसपास की बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है और इस वक्त 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मजबूती कहां पर देखने को मिल रही है? आज पेंट्स कंपनी जितनी है उनमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल में जो गिरावट है उसका फायदा यहां पर इन कंपनियों को मिल रहा है। शालीमार पेंट्स, कांसा, नेरोलैक, बर्जर पेंट्स का सभी में करीब 5 से 6% की मजबूती देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप लूजर्स की बात करें तो ऑफशोर कंपनियों में आज कमजोरी है। डॉल्फिन ऑफशोर में 2.5% की कमजोरी आज के ट्रेडिंग सेशन में। अबान ऑफशोर में 3% की कमजोरी। मंगलम ड्रग्स भी आज कमजोरी के साथ ये शेयर भी आज ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स में आज भी मजबूती है। आउट शुगर, राजश्री शुगर, द्वारिकेश शुगर सभी में करीब 5 से 6% की मजबूती इन सब काउंटर्स में भी देखने को मिल रही है। और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी आज काफी ज्यादा बजिंग है। सुप्रजीत की बात करें तो 10% की मजबूती और इस वक्त ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर के आसपास ट्रेड कर रहा है। और बाकी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की बात करें जैसे कि JMT ऑटो और महिंद्रा CI, ये दोनों स्टॉक्स भी आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं।
शुक्रिया पूजा इस स्मॉल कैप कॉर्नर के एक्शन को बताने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राकेश बंसल मेरे साथ हैं, वो आपको देने वाले हैं इस बाजार में कुछ ट्रेडिंग टिप्स। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक बार फिर साफ किया है कि ई कॉमर्स में सिर्फ मार्केट प्लेस में ही एफडीआई है और सरकार बाजार में दखल अंदाजी नहीं करेगी। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने सीएनबीसी आवाज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। उनसे बात की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। ई कॉमर्स एफडीआई का एक और जो प्लेटफॉर्म है जहां से विरोध आ रहा है वो जो रिटेल सेक्टर है, रिटेल कंपनियां, छोटे छोटे कारोबारी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इससे जो आपने मार्केट प्लेस वालों में एफडीआई की घोषणा की है, इससे हमारा कारोबार कम बढ़ जाएगा। ये चिंता कितनी जायज है? इसमें एक क्लैरिफिकेशन जरूर आवश्यक है। क्लैरिफिकेशन आवश्यक है आपके पास अभी बोलने का, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन हमने निकाला उससे कहीं गलतफहमी ना हो। जो ब्रिक एंड मोर्टार में हो रही है होलसेल मार्केट का एफडीआई है, सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई है, वैसे ही ई कॉमर्स में भी मार्केट प्लेस को ही हमने दिया। ई कॉमर्स में ये तो नहीं किए कि कंपनी रिटेल में कंज्यूमर का डायरेक्ट बेनिफिट कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ब्रिक एंड मोर्टार में चल रही है वही इधर भी किया। इसीलिए उस क्लैरिफिकेशन को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ना चाहिए। गलतफहमी का स्थान ही नहीं है उधर। आपने कई सारी कोशिशें की, कई सारे स्टॉप्स दिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की, फिर भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा। क्या माना जाए कि अब सरकार के हाथ में नहीं एक्सपोर्ट को बढ़ाना? इंटरनेशनल हालात जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक एक्सपोर्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते? नहीं, हम ऐसे मान करके हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एक्सपोर्ट के विषय में हर सेक्टर के साथ बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को बुला करके उनसे बात कर रहे हैं। अगर किसी भी एक सेक्टर को कुछ हम हमारी तरफ से करने में उनका फायदा है, करने को सिद्ध है, करने को तैयार है। मगर आप सही बात बोल रहे हैं कि ग्लोबल सिचुएशन इतना खराब है और एक्सपोर्ट सिर्फ भारत का नहीं, बहुत सारे देशों का, मेजॉरिटी ऑफ द देशों का एक्सपोर्ट में असर पड़ रही है। और मेरे साथ हैं राकेश बंसल। राकेश जी, मैं समझना चाहूंगी बाजार के मूड को देखते हुए आज के लिए आप कौन सी ट्रेडिंग पिक्स देना चाहेंगे? और आज एक ही दिन बाजार चलेगा, कल फिर से छुट्टी भी है, तो एकदम शॉर्ट कॉल होगी आपकी? प्रियंका, शॉर्ट कॉल्स हैं, 3-4 दिन का भी बना के कॉल्स लेनी चाहिए। और टेक्निकल पैटर्न जो मैं कॉल्स दे रहा हूं, चारों कॉल्स के पैटर्न्स काफी स्ट्रांग है। पहला कॉल रहेगा अजंता फार्मा का, एक काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और मुझे टेक्निकली लगता है अगले 1 से 2 दिन में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। 1389 के स्टॉप लॉस के साथ अजंता फार्मा को खरीदने की राय रहेगी 1574 के टारगेट के लिए। दूसरा एक बाय कॉल रहेगा आईटीसी पर। आईटीसी की मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस ओवर है, स्टॉक री रेटिंग पर है, 317 अब एक अच्छा बेस बना हुआ है। 317 के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी को खरीदने की राय रहेगी 356 के टारगेट के लिए। फिर एक थर्ड कॉल है प्रियंका हिंदुस्तान जिंक पर। अगर आप देखें तो अकेला मेटल काउंटर है जो ऑल टाइम लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 158 का स्टॉप लॉस, 182 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान जिंक को बाय करना चाहिए। लास्ट कॉल है मेरा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर। इसके अंदर फ्राइडे के सेशन में टुवर्ड्स क्लोजिंग एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला था। गोदरेज कंज्यूमर को खरीदने की राय रहेगी 1335 के स्टॉप लॉस के साथ 1433 के टारगेट के लिए।
ओके, सो राकेश की तरफ से 4 बाय कॉल यहाँ पर आते हुए गोदरेज कंज्यूमर इन्होंने बताया, हिंदुस्तान जिंक बता रहे हैं, अजंता फार्मा और आईटीसी, इन चारों पर बाय की कॉल राकेश जी के लिए। वैसे राकेश जी हमारे साथ अभी भी बने रहेंगे, आपको बताने वाले हैं एफएनओ में किस तरह की आप स्ट्रैटेजी रखें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मुझे यही इजाजत दीजिए और इसके बाद एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी बनाइए मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल जी, क्या खास रहने वाला है आज? शुक्रिया प्रियंका। और देखिए, बड़ा एक्शन है बाजार में, बड़ा वोलेटाइल मार्केट है, 50 पॉइंट की रेंज है, लेकिन उतार चढ़ाव काफी जबरदस्त। तो बड़ा सवाल है कि वायदा कारोबार के ट्रेडर्स फिर से कल छुट्टी के पहले किस तरह से ट्रेड करें स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और बेहतरीन पिक्स स्टॉक फ्यूचर्स की इस ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन। मजबूत शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार, लेकिन बैंकिंग शेयर कमजोर। इन्फोसिस के अच्छे नतीजे और गाइडेंस के बाद शेयर में जोरदार तेजी, 6% मजबूत खुला इन्फोसिस का शेयर। अमेरिकी कोर्ट से 6,000 करोड़ रुपए के जुर्माने के बाद टीसीएस ने की कमजोर शुरुआत, शेयर करीब 2.5% नीचे। पंजाब में अनाज गोदाम के घोटाले के बाद आरबीआई ने बैंक से प्रोविजनिंग करने को कहा, सरकारी बैंकिंग शेयरों पर दबाव, बैंक निफ्टी 5% नीचे। और टीसीएस के अलावा आज मिड कैप कंपनियां भी रहेगी फोकस में, आईटी कंपनी माइंट्री और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आज। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और आप जैसे तमाम ट्रेडर्स के लिए हमारा एक खास शो। जी हां, वायदा कारोबार में खासतौर पर अगर आप किसी भी शेयर पर राय लेना चाहते हैं, पुट कॉल ऑप्शन में आपने ट्रेड किया या फिर कोई फ्यूचर्स खरीदे हैं और बेचे हैं और जानना चाहते हैं कौन से लेवल अहम है और आपको स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखने चाहिए, या फिर कोई नया सौदा करना चाहते हैं, आप हमें तुरंत फोन करें। हमारा टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर 180020978990, इस पर फोन करें। और अगर आप फोन न करना चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज भेज दें 7045220000। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहां पर अगर आपका मैसेज हमें मिला हम आपको सामने से फोन करेंगे, शामिल करेंगे आपके स्टॉक्स को, हमारे इस शो में दिलाएंगे आपको हमारे एक्सपर्ट से राय। और आज आपको एक्सपर्ट्स के तौर पर राय देने के लिए हमारे साथ राकेश बंसल तो जुड़े हुए हैं ही, आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया इन्फोलाइन के रिटेल डेरिवेटिव हेड नवनीत डागा भी आपसे कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, जो देंगे आपको वायदा कारोबार की रणनीति। उनसे बात करें उससे पहले बता दूं आपको वायदा कारोबार में आज एक्शन कहां है। सबसे पहले तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में जो बनता हुआ दिख रहा है वो है 8,000 के कॉल्स पर, जो लगातार है काफी दिनों से, इसमें कोई खास बदलाव नहीं। लेकिन एक बड़ी बात जो होती दिख रही है और जिस पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए वो है 7,700 का पुट। अब तक क्या था, 7,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, लेकिन आज जिस तरह से पोजीशन बनती हुई दिखी है 51-52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है 7,700 के पुट पर। इसका मतलब साफ है कि इस सीरीज में अब 7,700 के नीचे जाने की संभावनाएं कम हो जाती है और ये एक अच्छा संकेत है निफ्टी में तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए। और दूसरा जो एक बड़ा एक्शन था 7,800 के पुट पर, जो हमने पिछले बुधवार को यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखा, 25 लाख शेयरों का इजाफा वहां पर हुआ था। अच्छा, आज जहां पोजीशन बनी है वो मैं आपको बता दूं, पुट में कहां पोजीशन बनती हुई दिखी। 7,700 के पुट में 6 लाख शेयर जुड़े हैं, 7,800 पर 8 लाख शेयर जुड़े हैं, यानी कि बुधवार और आज के सेशन में 33-34 लाख शेयरों का इजाफा हुआ है 7,800 के पुट पर। तो 7,800 का लेवल भी आसानी से टूटेगा, इसकी संभावना कम है। कॉल में अब राइटिंग कम हो रही है, थोड़ी बहुत अगर हुई है तो 7,900 पे 3 लाख की और 8,000 पर 4 लाख शेयरों की, बस इतनी ही कॉल राइटिंग है। लेकिन पुट राइटिंग जबरदस्त हो रही है, यानी कि पुट जबरदस्त बेचे जा रहे हैं। पुट बेचने का मतलब है बाजार में बन रही है तेजी की पोजीशन। तो क्या तेजी की पोजीशन बनाने का वक्त है, जानने की कोशिश करते हैं। नवनीत डागा हमारे साथ है इस वक्त। नवनीत, बताइए क्या कह रहे हैं वायदा कारोबार के आंकड़े, खरीदना चाहिए निफ्टी?
वेल अनिल जी, ऑलमोस्ट 4% लास्ट वीक का रैली था ट्रंकेटेड वीक के अंदर में मार्केट्स में, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही बुलिश हो रहा है मार्केट का, जिस हिसाब से पुट में राइटिंग हो रही है और अग्रेसिव कॉल में लास्ट कपल ऑफ वीक्स में अनवाइंडिंग देखी है। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर एक बहुत ही एक अच्छे रेजिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट पे पहुंच रहे हैं। 7950 से 8000 वो एक लेवल है जहाँ पे बहुत क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस बीट हो रहे हैं। वहाँ पे टेक्निकली भी एक 50% रिट्रेसमेंट है ऑल टाइम हाई से। अभी जो 6850 तक का लो देखा था 50% रिट्रेसमेंट 7950 पे मिल रहा है। तो मेरे को लग रहा है अंटिल फ्रेश पोजीशंस लेनी है तो 7950 के ऊपर में लेनी चाहिए। बट एटलीस्ट अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, नेक्स्ट 4 या 5 दिन के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, ये एक्सपायरी तक की ट्रेड का व्यू है, तो मैं बोलूंगा शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बनाए जहां पे नीचे के पुट पे जहां पे प्रोटेक्शन दिख रहा है वो 7700 पुट पे है और ऊपर में 8000 की कॉल ऑप्शंस पे है। तो दोनों 8000 की कॉल सेल करें और 7700 का पुट सेल करें तो द प्रीमियम इन्फ्लो 65 पॉइंट्स का मिलेगा। मुझे लगता है कि ये पूरा प्रीमियम इन्फ्लो आपको नेक्स्ट 6 से 7 दिन के अंदर में आराम से ईट इन करने के लिए मिलेगा। और इसके स्प्रेड का स्टॉप लॉस बना के चले 90 रुपीज पे और टारगेट इसका स्प्रेड का 0 to 5 रुपीज होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट रणनीति बनाई है नवनीत ने। देखिए, जो मैं शुरुआत में कह रहा था ना कि आपको देखा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होकर 7700 पर पहुंच गया और अभी इस सीरीज में फिर उस लेवल को तोड़ना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन आसान नहीं होगा, बड़े नेगेटिव ट्रिगर्स चाहिए। और ऊपर की तरफ 8000 पे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो 7700 का पुट बेचे, 8000 का कॉल बेचे, दोनों बेचेंगे, प्रीमियम मिलेगी मैक्सिमम आपको 65 रुपए की। इस वक्त ये घटकर रह जाएगी लगभग 0 के आसपास या फिर 10 पॉइंट के आसपास, तब आप 50, 55, 60 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर बढ़ने लगे तो 90 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, ये जरूर रखें। अब इसमें धीरे धीरे टाइम वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम कम होती दिखेगी और अगर इसी रेंज में बाजार रहा तो आपको फायदा होगा। अब रिस्क क्या है? रिस्क एक ही है, जब आप पुट और कॉल दोनों बेचते तो आपकी कमाई तो है, वो तो लिमिटेड है जितनी प्रीमियम मिल रही है, लेकिन रिस्क हो जाती है अनलिमिटेड। तो इस केस में आपको यह करना है, अगर निफ्टी 7650 के नीचे जाने की कोशिश करता हुआ दिखे तो अपनी पोजीशन से निकल जाएं, 8050 के ऊपर निकलने की कोशिश करता हुआ दिखे तो पोजीशन जीरो कर ले। और उसके पहले आपके ये स्टॉप लॉस का लेवल तो आ ही जाएगा 90 रुपए के आसपास का जो दिया है इस वक्त नवनीत ने। तो ये बेहतरीन रणनीति प्रीमियम कमाने की नवनीत की तरफ से आपके लिए। लेकिन नवनीत, निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी पर क्या ट्रेड बनता है इस वक्त? अगर कोई लेना चाहे तो क्या लेवल्स अहम है बैंक निफ्टी के? देखिए अनिल जी, बैंक निफ्टी में आज सुबह का पैनिक लो देखने को मिला है, वो समवेयर नियर टू 16,000 के लेवल्स पे है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल। सो टू माय अंडरस्टैंडिंग वहां पे एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट के अंदर में दोनों में कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट काफी मैक्सिमम है। तो नियर टू समवेयर नियर टू अगर 16,000 के आसपास में अगर डिप मिलता है इंट्राडे वापस, तो मैं बैंक निफ्टी में कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगा, बिकॉज ओवरऑल बायस काफी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी पे और ओवरऑल मार्केट्स में भी। बैंक निफ्टी में जस्ट करेक्शन मिला है, पर वो करेक्शन के अंदर में एंट्री लेनी चाहिए। 16,000 के आसपास में मिलता है तो वहां पे 16,000 के आसपास में फ्यूचर्स लॉन्ग करें और अपसाइड रिस्क कैप करने के और डाउनसाइड रिस्क कैप करने के लिए थोड़ा बहुत और प्रोटेक्ट कॉस्ट लोअर करने के लिए ऊपर के कॉल ऑप्शन सेल करें, वो 16,300 से 16,400 के लेवल पे डिपेंडिंग ऑन द रिस्क कैपिटाइट। ओके, तो ये है राय बैंक निफ्टी पर इस वक्त नवनीत की तरफ से। नवनीत के पास कुछ बेहतरीन पिक्स है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले चलते हैं सीधे हमारे दर्शकों के पास, इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल के साथ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान बीकानेर से। हमारे साथ गिरिराज है इस वक्त फोन लाइन पर। गिरिराज जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। मैंने सर ये टाटा स्टील के एक लॉट ले रखा है 1 रुपए के अंदर। अच्छा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का है ये? 380 का है। 380 का कॉल खरीदा है 1 रुपए में टाटा स्टील। चलिए पूछ लेते हैं नवनीत जी। हाँ बोलिए और बोलिए। एक निफ्टी की एक और कॉल 2 लॉट ले रखे हैं 8,100 की कॉल की 7 रुपए के अंदर। 8,100 का कॉल 7 रुपए में, ये क्या सोच के लिया गिरिराज जी, जरा बताएं। थोड़ा बाजार तेज की तरफ दिख रहा था जी। 7 रुपए कम रिस्क में अगर लग गई लॉटरी तो बढ़िया है ना। अगर 8,000 के आसपास निफ्टी पहुंच जाए तो इस कॉल में मोटा पैसा बन जाएगा। चलिए, ये आपकी सोच तो ठीक है, लिमिटेड रिस्क में अनलिमिटेड मुनाफा कमाने की एक कोशिश है। अगर बड़ा मूव आ गया तो कामयाब भी हो सकते हैं। निफ्टी पर मैं राय लूंगा राकेश से, लेकिन उससे पहले एक टाटा स्टील का कॉल जो खरीदा है 380 का 1 रुपए में, इसमें क्या किया जाए बताएं नवनीत ने।
वेल ये टाटा स्टील ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे तो काफी बुलिश है। मैं काफी हद तक लास्ट काफी एपिसोड से अपन बात कर रहे हैं कि टाटा स्टील पे भी है बुलिश रहना चाहिए। स्टॉक के अंदर मोमेंटम काफी हद तक हाई दिख रहा है, बट अब नियर अबाउट समवे नीडू 335 336 स्टॉक एक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आज ये फ्रेश न्यू हाई टॉप दिखाता है 336 के ऊपर में, अगर क्लोजिंग करके जाता है तो इसको फिर भी कैरी कर सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए, बिकॉज एक्सपायरी बहुत नियर बाय है। तो मेरे को बहुत नहीं लग रहा है कि टाटा स्टील के अंदर में अनदर 50 रुपए का मूव यहां से एक्सपेक्टेड एसी एक्सपायरी में तो बहुत ही मुश्किल है। पर आज की क्लोजिंग अगर 336 के ऊपर होता है तो कल एक चांस ले सकते हैं, पर इसके अंदर में निकलने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा मुनाफे की उम्मीद नहीं है मुझे। परफेक्ट। चलिए, तो ये है टाटा स्टील पर आए। निफ्टी 8100 का खोल खरीदा है 7 रुपए में। रिस्क तो लिमिटेड है। राकेश, क्या किया जाए? अनिल जी, रिस्क लिमिटेड है, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और मुझे लगता है 7950 के लेवल्स कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। अगर 7950 तक भी निफ्टी रैली लेता है, जैसी मुझे उम्मीद है, तो भी इनका जो प्रीमियम है उसमें एक इजाफा देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, बट ऊपर में 7950 के अराउंड मुनाफा वसूली करनी चाहिए। होल्ड करें पोजीशन को, ये राय है निफ्टी पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो गिरिराज जी, मुनाफा होने की संभावना है, बने रहे। हमारे अगले दर्शक भी राजस्थान से ही हैं। सुजानगढ़ से अजीत है हमारे साथ एक फोन लाइन पर। अजीत जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा एक डीएलएफ का 130 वाली कॉल लिया हुआ है ₹1.55 में। ₹1.55। ओके, ठीक है, इस पर राय ले ली जाए आपके लिए। हाँ सर, और दूसरा एक निफ्टी का 6800 का पुट बाई है मेरा 72 से। 6800 का पुट कितने में लिया है? 72 में। तो चलिए, आपकी मंदी की पोजीशन है निफ्टी में पुट खरीद कर 6800 के पुट में। पैसा बनना तो मुश्किल है क्योंकि हमारे दोनों एक्सपर्ट निफ्टी पर तो बुलिश हैं। हालांकि रेंज बाउंड की ट्रेड की बात कर रहे हैं नवनीत, तो फिर ऐसे में पुट की वैल्यू तो कम होने के चांस है, तो पुट में से तो निकल जाए, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि दोनों एक्सपर्ट्स की राय यही दिख रही है। लेकिन डीएलएफ पर 130 का कॉल जो आपने खरीदा है ₹1.55 में, नवनीत बताएं क्या करना चाहिए इन्हें? मेरे हिसाब से ये पोजीशंस काफी अच्छी बनाई है इन्होंने, बट डीएलएफ का एक स्मॉल हर्डल है। वो 3-4 बार उसने स्टॉक में 124 125 के बीच में आके वहां पे अटक जा रहा है फ्यूचर्स के लेवल्स पे। आज अगर वही मैं बोलूंगा कि इसकी अगर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज भी अगर 125 के ऊपर क्लोजिंग आती है, जो अभी ऑलमोस्ट 124 पे चल रहा है, वो वॉच करें। अगर 125 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली इस पोजीशन को कैरी करें, नेक्स्ट 1 या 2 दिन के लिए कैरी करें, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ओवरऑल हायर टॉप फॉर्मेशन दिख रहा है डीएलएफ पे। तो इसको अराउंड 128 के आसपास भी इनको अंदर में ₹2.50 का एग्जिट प्राइस मिल सकता है इनको। तो मेरे हिसाब से कैरी करना चाहिए। बस क्लोजिंग बेसिस पे देख के चलें। 124 के ऊपर क्लोजिंग रहती है तो डेफिनेटली इसको कैरी करें, नहीं अगर उसके ऊपर क्लोजिंग रहती है तो इसके अंदर में एग्जिट करें, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए डीएलएफ पर। ये आप लेवल्स लिख ले अजीत जी, ध्यान में रखें। सत्यवान साहब हैं हमारे साथ मुंबई से इस वक्त अगले दर्शक के तौर पर। नमस्कार सर, बताइए क्या है आपका सवाल? सर, मेरे पास एचडीएफसी लिमिटेड का 4 लॉट है, 1180 का कॉल है। एचडीएफसी का 4 लॉट खरीदा है आपने, अप्रैल कॉल 1180 का। हाँ सर, और 10 रुपए आपकी कॉस्ट है। चलिए, तेजी की पोजीशन बनाइए राकेश जी। एचडीएफसी में तेजी की पोजीशन बनाइए। 1180 के कॉल में इन्होंने खरीदारी की, 10 रुपए भाव तो चल रहा है। 1115 मेरे ख्याल से कॉल का दाम तो इनका नीचे ही होना चाहिए। अब बताएं क्या किया जाए? अनिल जी, काफी दूर का इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदा है और ऊपर में देखें तो 1170 1175 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। एज ऑफ नाउ अगर आप एचडीएफसी का चार्ट देखें तो कोई तेजी के संकेत नहीं है। द ओनली पॉजिटिव इज की शायद वर्स्ट ओवर है। नीचे में स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया है 1080 1085 के अराउंड। एज ऑफ नाउ मुझे एचडीएफसी का चार्ट इतना प्रॉमिसिंग लगता नहीं है कि इसके अंदर कॉल ऑप्शंस को बाय किया जाए। मेरी राय में किसी भी उछाल पर इसके कॉल ऑप्शन से निकलना चाहिए। अगर कॉल ऑप्शन खरीदना है तो मेरा ऐसा मानना है दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे थोड़ी देर पहले डीएलएफ की बात हो रही थी, डीएलएफ ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया हुआ है 122 के ऊपर। डीएलएफ का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, एशियन पेंट्स का ऑप्शन खरीद सकते हैं, इन्फोसिस का ऑप्शन खरीद सकते हैं, बट एचडीएफसी से किसी भी उछाल पे इसके कॉल ऑप्शन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए। तो थोड़ा सा वेट कर ले, एचडीएफसी के स्टॉक में उछाल आए, निकल जाए, बहुत ज्यादा तेजी की संभावना यहां पर है नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम दर्शकों के कुछ और सवाल लेंगे, लेकिन साथ ही 3 बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स है मेरे पास में।
मेरे पास मतलब नवनीत डागा ने मुझे दिए हैं उनकी पिक्स के तौर पर। और आज जिस तरह की तेजी मिड कैप शेयरों में हो रही है वहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके बनेंगे। कौन से हैं वो स्टॉक, क्या टारगेट्स है और राय क्या है खरीदारी की या फिर बिकवाली की, बताऊंगा मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। 140 अंकों की मजबूती है सेंसेक्स पर, निफ्टी 40 अंक मजबूत 7,900 की तरफ से फिर बढ़ता हुआ। लेकिन मिड कैप इंडेक्स में देखिए 1% की बड़ी तेजी और अब बैंक निफ्टी हरे निशान में बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। उस तरफ 1/4% की ही कमजोरी बची है बैंक निफ्टी में। तो स्मार्ट रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में, 16,000 के लेवल के आसपास से लगभग 225 अंक रिकवर हुआ है बैंक निफ्टी। तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट माना जाना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। चलिए, जैसा मैं कह रहा था कि ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कुछ बेहतरीन पिक्स। पहला स्टॉक लेता हूं मैं नवनीत से और सारे मिड कैप्स चुने हैं। नवनीत SRF, ये स्टॉक तो आज कमाल करता हुआ दिख रहा है, 2% की मजबूती है, ओपन इंटरेस्ट में 5% की बढ़त में देख रहा हूं। खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर भी? मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए। जिस हिसाब का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, नए फ्रेश लाइफ हाइस के नियर अबाउट पहुंच रहा है वो स्टॉक्स। अब यहाँ से एक मोमेंटम अगर स्टॉक में बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी काफी हद तक पॉजिटिव है। लास्ट 2 दिन से कल वॉल्यूम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 85% वॉल्यूम ब्रेकआउट था। प्रीवियस डे से हाई देखेंगे, प्रीवियस डे से ज्यादा 85% ज्यादा वॉल्यूम था। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव, ओवाई पॉजिटिव, स्टॉक के अंदर में अभी भी मोमेंटम काफी दिख रहा है। मेरे को लग रहा है कि अभी ऑल टाइम हाई समवे नियर टू 1500 के लेवल्स के आसपास में है, ये वहां तक के लिए अटेम्प्ट करेगा। स्टॉक 1360 के स्टॉप लॉस से अभी भी इस लेवल से भी लॉन्ग करना चाहिए। अपसाइड टारगेट्स 1475 to 1480 रखना चाहिए। तो ये राय SRF पर खरीदारी करें 1400 के आसपास, फ्यूचर में 1475 का रखें लक्ष्य, 1360 का स्टॉप लॉस। अगले दर्शक सानंद गुजरात से हमारे साथ है सुनील इस वक्त फोन लाइन पर। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? हेलो जी सुनील जी। मैंने 1160 में 8 लॉट सेल किया है JSW स्टील। 8 लॉट शॉर्ट किया है? सेल किया है, सेल। हाँ मतलब वही शॉर्ट किया है, फ्यूचर शॉर्ट किया है ना, बेचा है? हाँ। मंदी की है, मंदी की है ना? चलिए अभी ले लेते हैं राय। मंदी में बैठे हैं 1160, अरे बाप रे 1160 के फ्यूचर्स को शॉर्ट किया और अभी तक इन्होंने स्टॉप लॉस लगा नहीं। सुनील जी लाइन पे हैं आप? स्टॉप लॉस मैं लाइन पे ही हूँ। अरे 1160 वाला 1330 हो गया, आपको भाव तो पता है ना? हाँ। तो स्टॉप लॉस कहीं लगाया नहीं सर आपने? नहीं, अभी मैंने कुछ किया नहीं है। अरे तो कब तक खड़े रहेंगे ये बताइए आप? आपकी राय जानना चाहता हूँ। चलिए सर पूछ लेते हैं राकेश जी से। राकेश जी 1160 की फ्यूचर्स बेचे, वो भी बेचे कितने? 8 लॉट हैं, एक आध नहीं है। अब बताइए क्या करें, किस लेवल पर नजर रखें आप? अनिल जी अगर आप JSW स्टील का चार्ट देखें तो मेटल्स में एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, स्टॉक बिल्कुल भी करेक्शन नहीं ले रहा। और जहां तक अगर आप चार्ट देखें, जब से इन्होंने शॉर्टिंग करी है स्टॉक में करेक्शन नहीं आई है। नीचे में अगर आप देखें JSW स्टील में 1270 के अराउंड एक स्ट्रांग सपोर्ट है। टेक्निकली शॉर्टिंग नहीं बनती है, टेक्निकली अगर कोई पोजीशन होनी चाहिए तो वो तेजी की होनी चाहिए। नीचे में 1270 एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैंने राय दूंगा मंदी काटें और मंदी काटने के बाद अगर इस स्टॉक में कोई पोजीशन रखनी है तो वो तेजी की होनी चाहिए। तो सुनील जी देखिए आपकी पोजीशन तो गलत बनी है, आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, क्वांटिटी भी आपने काफी ज्यादा ली। अब ठीक है, अब एक काम करिए, ये लेवल्स जो राकेश जी ने बताया उन पर नजर रखिए, तो जैसे ही मौका मिले अब निकल जाए, ज्यादा बढ़िया है। चलिए हमारे एक्सपर्ट नवनीत दागा जी भी हमारे साथ है। SRF उन्होंने खरीदारी करने की राय दी और दूसरी पिक के तौर पर उन्होंने चुना है TVS को। बताएं सर। इन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक, सबसे पहले ऐसे मार्केट्स के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक देख रहा हूं मैं, जिसके अंदर में जो स्टॉक का फ्रेश लाइफ हाइस के नियर अबाउट और जिसके अंदर में लॉन्ग बिल्डअप अगेन TVS मोटर्स जस्ट एक कंसोलिडेशन फेज में डेफिनेटली था 330 से 310 के बीच में। अभी 330 के ऊपर में एक अच्छा ब्रेकआउट है उसके ऊपर में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक के अंदर में काफी मोमेंटम और आगे जाते हुए बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर में ये स्टॉक इस एक्सपायरी के नंबर जैसे 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, इसी एक्सपायरी में समवे नियर टू 350 के लेवल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा और नीचे में 320 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अभी भी फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं इसके अंदर में। तो ये है राय इस वक्त आपके लिए
टीवीएस मोटर्स पर खरीदारी करके चले। 350 का लक्ष्य, स्टॉक आज 1.25% मजबूत। एक और पिक है और कुछ दर्शकों के सवाल भी, ये लूंगा मैं एक ब्रेक के बाद। 125 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 40 अंकों की तेजी बनी हुई है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, राकेश बंसल और नवनीत डागा। दो बेहतरीन पिक्स दिए मिड कैप स्टॉक्स में, एसआरएफ और टीवीएस में नवनीत ने। और अब अगला स्टॉक जो नवनीत खरीदना चाहते हैं वो है वोल्टास। बताएं नवनीत, क्यों पसंद है आपको और क्या टारगेट्स है इसके लिए? अनिल जी, वोल्टास के अंदर में मोमेंटम अगेन दिख रहा है, बट आज के सेशंस के अंदर में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिला है। इससे लग रहा है कि एक फ्रेश लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट डेफिनेटली क्रिएट हुआ है और ट्रेडर्स का काफी ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है ये। समवेयर नियर टू 280 से 290 की रेंज पे काफी हडल था, अभी वो हडल निकल गया है और कंफर्टेबली 290 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक के अंदर में इमीडिएट लेवल्स पे 310 तक के लिए जगह बनती है और अपसाइड टारगेट 310 का रखना चाहिए। और एक स्टॉप लॉस जो डाउनसाइड स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चले वो 282 के लेवल्स का, और इसके लेवल्स करंट लेवल्स के अंदर में भी एंट्री ले सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो ये है राय। वोल्टास पर करंट लेवल पर खरीदारी करें 282 के स्टॉप लॉस के साथ, 10 रुपए के रिस्क के ऊपर की तरफ 310 रुपए के लक्ष्य हैं जो आप रखें अपने नजर में। बाजार मजबूत बने हुए हैं, लेकिन वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। राकेश बंसल और नवनीत डागा, शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज हमारे ट्रेडर्स को अपनी राय देने के लिए। और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। एक ब्रेक के उस पार हमारे साथ फिर से जुड़ने वाली है प्रियंका संभव सौदा आपका के साथ। प्रियंका, बताइए क्या कुछ होने वाला है ब्रेक के उस पार? अनिल जी, मेरे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल। हम लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट, आपके स्टॉक्स पर फटाफट सलाह, बेचें खरीदें, बने रहें, क्या करें इस ब्रेक के बाद। फिसलने के बाद संभले भारतीय बाजार, करीब आधा % का सुधार। इन्फोसिस के अच्छे नतीजों के बाद जोरदार तेजी, 6% मजबूत खुला शेयर। अमेरिकी कोर्ट से 6,000 करोड़ रुपए के जुर्माने के बाद टीसीएस ने की कमजोर शुरुआत, करीब 2.5% नीचे शेयर। पंजाब में अनाज गोदाम के घोटाले के बाद आरबीआई ने बैंकों से प्रोविजनिंग करने को कहा, पीएसयू बैंकिंग शेयरों में दबाव, बैंक निफ्टी नीचे। और टीसीएस के अलावा आज बिग कैप कंपनियां भी रहेंगी फोकस में। आईटी कंपनी माइंडट्री और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आज। तो संभलने की पूरी कोशिश में जुट गए हैं भारतीय बाजार। सेंसेक्स में हम अब 130 अंकों की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी की बात की जाए तो 38 अंकों की बढ़त पर 7,888 पर है निफ्टी। मिड कैप में 95 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी दबाव में है, 50 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। 16,227 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। ब्रॉडर मार्केट की अगर बात करें तो अभी एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांस की तरफ है। 876 शेयरों में हम तेजी देख रहे हैं, 596 शेयरों में यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी में मजबूती कहां से आ रही है? शुक्रवार को इन्फोसिस के शानदार नतीजे इन्फोसिस का साथ दे रहे हैं और आज इन्फोसिस ने जबरदस्त ओपनिंग की है और मजबूती पर बरकरार है। आइडिया सेल्यूलर, एचसीएल टेक, ये कुछ स्टॉक्स है जहां आज अच्छा कारोबार देखने को मिल रहा है। बीपीसीएल, वेदांता, येस बैंक, सिप्ला, ये सभी आज मजबूती के साथ खुले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एयूएम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल। राजेश जी नमस्ते, बताइए आप बाजार के मूड को कैसे देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? निफ्टी आपको क्या लग रहा है, स्ट्रांगली 7,900 के करीब पहुंचने की कोशिश में जुटा हुआ है? मॉर्निंग प्रियंका, जिस तरीके की शुरुआत हुई है वो तो एक वाकई पॉजिटिव साइड की और ही इशारा कर रही है।
अगर आप देखें तो मार्केट के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, निफ्टी स्ट्रांग जोन में कारोबार कर रहा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि पिछले 8-10 दिन की लगातार बढ़त के बाद एक बार थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। जब तक 7980 क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, इस वक्त हम थोड़ा सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं एटलीस्ट निफ्टी साइड में, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 7980 और 8000 के बीच में मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट है, जहां पर कहीं भी एक बार निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है। अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस महीने की जो सेटलमेंट होगी वो 8100 के आसपास होगी, लेकिन 7980 और 8000 का जो आंकड़ा है एक बहुत ही अहम आंकड़ा है और उसको देखना पड़ेगा। रेदर मैं ये कहूंगा कि मार्केट में इस वक्त निफ्टी से बाहर निकल कर मिड कैप साइड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो वहां पर कोई भी गिरावट आए तो अच्छे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो कॉशियस रहने की सलाह राजेश आपको दे रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन जरूर उन्हें ज्यादा नजर आ रहे हैं। और अब शुरू करेंगे स्टॉक्स फटाफट। अगले 5 मिनट तक रहिए हमारे साथ, बिना रोके आपके सभी सवालों का जवाब देंगे राजेश अग्रवाल स्टॉक्स फटाफट में। मुंबई से वीटी दुबे का है पहला सवाल। एलएनटी के 140 शेयर होल्ड करते हैं, 1550 रुपए इनकी एवरेज का प्राइस है। क्या कर रहे हैं एलएनटी में राजेश? बिल्कुल होल्ड करें। नए निवेशक कोई देख रहे हैं उन्हें यह सलाह रहेगी कि हर गिरावट में ऐड करें, क्योंकि बहुत ही उम्दा कंपनी है, अच्छा ऑर्डर बुक है, बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। कोलकाता से भाविन, अदानी पोर्ट के 1000 शेयर, 273 रुपए की खरीद है। लॉजिस्टिक शेयर्स में थोड़ी हलचल देखी जा रही है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जहां भी मौका मिले एक बार निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो भी पॉजिटिव्स थे डिस्काउंटेड है। किसी दूसरे स्टॉक में जैसे कि कॉनकॉर में स्विच कर लें। राजौरी से चंदन, रिलायंस कम्युनिकेशन के 325 शेयर, 77 रुपए की खरीद। कंपनी लगातार कोशिश कर रही है अपने डेट कम करने की, और इस काव्याद में हम देख रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ी हलचल है, बट मैं इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूं निकल जाने के लिए। स्विच कर लें आइडिया या एयरटेल में। पटना से मनीष शुक्ला, स्पाइसजेट के 460 शेयर, 59 रुपीज की खरीद है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है लगातार 2-3 क्वार्टर से, और हमारा मानना है कि अभी ये परफॉर्मेंस जारी रहेगी। बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। रांची से निरंजन के पास है एसआर ऑयल की 100 शेयर, 45 रुपए में खरीदा था इन्होंने। यहां से भी निकल जाने की सलाह रहेगी। मैं समझता हूं एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा। कोलकाता से गणेश, एचसीसी के 1000 शेयर, 20 रुपए 50 पैसे की खरीद। कौन सा स्टॉक बोला प्रियंका आपने? एचसीसी। हेलो। एचसीसी कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं इसमें बने रहने के। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत उम्मीद बंधी हुई है, फिर भी मैं समझता हूं कि एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा। इस बार तक मुनाफे में है। दिल्ली से उमेश, कैडिला हेल्थ केयर के 200 शेयर, 316 एवरेज का भाव है। बिल्कुल बने रहे। मिड कैप फार्मा में हमारी अच्छी उम्मीद है, हमें लगता है ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी, बने रहने की सलाह रहेगी। भुवनेश्वर से राज, ल्यूपिन 1000 शेयर, 1500 में खरीदा है। इसमें और भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो भी कंसर्न्स थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं प्राइस में, और हमारा ये अनुमान है कि आने वाले 6 से 9 महीने में मौजूदा स्तर से कम 20-25% की बढ़त ये स्टॉक दिखा सकता है। जम्मू से राजेश कुमार, हिंडाल्को के 200 शेयर हैं इनके पास, 100 रुपए में खरीदा था। बने रहे स्टॉक में। बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि मेटल पैक में थोड़ी सी मूवमेंट होनी चालू हुई है, बिल्कुल बने रहे। हैदराबाद से दशरथ, आशापुरा माइन 1000 शेयर, 80 की खरीद। हालांकि ये भी मेटल पैक में ही है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले कहा कि मेटल पैक में हलचल है, बट यहां से मैं निकल जाने की सलाह दूंगा, क्योंकि जहां भी मौका मिले वहां एक बार निकल जाए। स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल नजर आता है। ग्वालियर से विकास जैन, डेल्टा कॉर्प के 250 शेयर, 80 रुपए की खरीद है। बने रहे स्टॉक में, नतीजों का इंतजार करें। हमें लगता है कि नतीजों के आसपास एक अच्छी मूवमेंट स्टॉक में देखी जा सकती है। अहमदाबाद से विया सोलंकी, वेदांता 125 शेयर, 115 की खरीद।
हालांकि लगातार खराब परफॉर्मेंस के कारण ये स्टॉक दबाव में रहा है, बट इस वक्त जैसा कि दिख रहा है कि आयरन ओर के प्राइसेस में भी अच्छी बढ़त हो रही है। दूसरे इनके जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बने रहे स्टॉक में। नोएडा से अंकुर, वीनस रेमेडीज 1080 शेयर 157 रुपए की खरीद है। यहाँ से निकल जाने की सलाह रहेगी, क्योंकि हमें लगता है कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है जो भी पॉजिटिव्स है, और एक बार हो सकता है कि यहाँ से करेक्शन देखने को मिले, एक बार निकल जाए स्टॉक से। बेगूसराय से संजीव कुमार, कोरोमंडल इंटरनेशनल 2500 शेयर 162 की खरीद। खरीदारी की सलाह रहेगी। फर्टिलाइजर स्टॉक में हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही है। पूरे एग्रीकल्चर पैक में मानसून का भी प्रभाव है, और सबसे उम्दा कंपनी इस पैक में यही नजर आती है। बिल्कुल बने रहें, न केवल बने रहें, खरीदारी भी कर सकते हैं। जामनगर से धीरेन्द्र शाह, लॉयड इलेक्ट्रिकल है इनके पास 12 शेयर 266 की खरीद है। यहाँ भी बने रहने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बिल्कुल बने रहें। ग्वालियर से रघुनाथ, सिप्ला के 12 शेयर हैं 721 की खरीद। इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आने वाले दिनों में हमें लगता है 20-25% की बढ़त 6 से 9 महीने में बिल्कुल संभव है, बने रहें। और फटाफट स्टॉक्स में हमारे पास इतना ही वक्त था, लेकिन राजेश जी मैं आपसे समझना चाहूंगी मौजूदा बाजार में लंबी अवधि के लिए कौन से शेयर हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं, निवेश की कहां आप सलाह देंगे? देखिए, जैसे हमने पहले कहा कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, और हम इस करेक्शन में एडवाइस कर रहे हैं कि लोग अच्छे स्टॉक उठाएं। 2 स्टॉक हम अभी चर्चा करना चाहेंगे। एक SRF का है, जहाँ की हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी है पिछले क्वार्टर्स में। कैपेक्स लगभग पूरा हो चुका है, इस लिहाज से हमें लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स इसमें बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, और बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। मौजूदा स्तर से 20 से 25% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में संभव है। दूसरा स्टॉक जो हमारी रडार में बहुत दिनों से है वो है फोर्स मोटर का, जो हम लगातार बाय की कॉल दिए जा रहे हैं। इस वक्त भी हमें लगता है कि मौजूदा स्तर से भी एक अच्छे अपसाइड की उम्मीद की जा सकती है। कंपनी ने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाया है। मार्च के महीने के नंबर ही देखें बिक्री के, तो बहुत ही शानदार नंबर थे, और हमें लगता है कि ये परफॉर्मेंस कई महीनों तक बनी रहने वाली है। तो बिल्कुल इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ भी हमारा लक्ष्य 20 से 25% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में है। तो मौजूदा बाजार में 2 स्टॉक जिनके फंडामेंटल राजेश को अच्छे लग रहे हैं, खरीद की सलाह दे रहे हैं, फोर्स मोटर और SRF। ये दोनों स्टॉक्स इन्हें पसंद आ रहे हैं, लंबी अवधि के लिए चुना है इन्हें राजेश ने आपके लिए। और अब CNBC आवाज पर देखिए एडवाइजरी को एक नए अवतार में, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप में। इसके लिए बाजार के दिग्गजों ने शुरू कर दी है अपनी तैयारियां। इंतजार अब और नहीं, 21 अप्रैल से शुरू होगा एडवाइजरी का ये महासंग्राम। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी रजिस्टर करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 20 अप्रैल। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद राजेश अग्रवाल मेरे साथ बने हुए हैं, शेयरों से जुड़े आपके सारे सवालों का समाधान करेंगे। हम अभी हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, शेयरों से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस चेयरमैन उदय कोटक ने कहा है कि वो बचत को बढ़ावा देना चाहते हैं। कोटक ने बताया कि इसके लिए बैंक अपना मार्जिन कम करने को भी तैयार है। कोटक से बात की हमारी संवाददाता देवांशी अशर ने। सबसे पहले तो आपने जो सेविंग्स रेट 6% पर स्टिक किया है, क्या कारण है ये सेविंग्स रेट स्टिक करने का? आज माहौल जो बन गया है हिंदुस्तान में, पॉलिसी मेकर्स, मीडिया सब रेट कट की बात कर रहे हैं और रेट कम हो रहे हैं, तो बोरोवर्स को तो फायदा हुआ लेकिन सेवर्स को नुकसान है। इसलिए हमने सोचा कि ये समय पर आके बोल्डली बोलना कि सेवर्स के लिए हम 6% सेविंग्स रेट कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि टर्म डिपॉजिट रेट 1-1.5 साल पहले 9% था, आज करीबन 7% की ओर आ रहे हैं 1 ईयर टर्म डिपॉजिट रेट। तो इस समय में भी अगर 6% सेविंग्स में दें और एनी टाइम विड्रॉल इन अ सेविंग्स अकाउंट एंड नो TDS, सेवर्स के लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिल्कुल, लेकिन मार्जिन पे इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से मार्जिन्स दो पार्ट हैं लेंडिंग के साइड। एक तो डिफरेंस कॉस्ट और बेस्ड लेंडिंग रेट, और दूसरा है रिस्क बेस्ड मार्जिन्स। हमारी अप्रोच है कि रिस्क बेस्ड मार्जिन्स ठीक से करना चाहिए, क्योंकि बैंक की फंडामेंटल बिजनेस है ठीक से रिस्क लेना। तो बचत को बढ़ावा देंगे, ये कह रहे हैं उदय कोटक। अब रुक करते हैं आपके सवालों का। दिल्ली से कमल है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते कमल, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास? हमारे पास तो 1300 SBI है, 1300 ICICI बैंक है। जी, खरीद का क्या प्राइस रहा है? 230 की SBI ली है, 270 में ICICI बैंक लिया है। ओके, सो SBI में 41 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं और ICICI में भी 32 रुपए 30 पैसे के नुकसान पर बैठे हैं। राजेश जी, आपकी सलाह इन दोनों बैंक्स पर? देखिए, अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल बने रहे, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में अभी भी पेन लेफ्ट है। चौथी तिमाही के नतीजों के आसपास जब NPS की फिर से खबरें गर्म होने लगेंगी तो मुझे लगता है कि SBI में एक फिर से गिरावट देखी जा सकती है। तो अनलेस ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, मैं इन्हें एक बार निकल जाने की सलाह दूंगा। बट साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो नतीजों के आसपास जो गिरावट आएगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उसे एक्यूमुलेट करने के लिए। तो इस वक्त बेच लें, नतीजों के आसपास वापस खरीद कर लें, या फिर एक साल के लिए बने रहें। सेम स्टैंड्स फॉर ICICI बैंक ऑल्सो। मुझे लगता है कि एक बार जब ये इंटरेस्ट रेट कम होने चालू हुए हैं और उसके बाद से जब इकोनॉमी में सुधार होने लगेगा तो ये दोनों ही बैंक अच्छा परफॉर्म करेगी। बट आपको एक नजरिया लंबे अवधि का रखना पड़ेगा। तो अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो एग्जिट की सलाह, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ICICI और SBI दोनों पर होल्ड की सलाह राजेश दे रहे हैं। अगले दर्शक उत्तर प्रदेश के जलोल से जुड़ गए हैं। हरिओम जी, नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? कोल इंडिया के शेयर है सर, 200 शेयर। कोल इंडिया के शेयर है और 200 शेयर 275 रुपए 50 पैसे की आपकी खरीद रही है हरिओम जी। जी, लॉस हो रहा है यहाँ पर। राजेश जी, आपकी सलाह, आप कैसे फंडामेंटल्स देख रहे हैं कोल इंडिया के? इस पॉइंट पर हरिओम जी के लिए क्या सलाह होगी? देखिए, पहली बात तो कि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। कंपनी विश्व में कुछ लीडिंग कंपनीज में है जहाँ के इनके रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। पिछले दिनों ने बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया है। मेरी उम्मीद है कि हरिओम जी को भी वो डिविडेंड मिला होगा। तो अगर डिविडेंड एडजस्ट किया जाए तो ये नुकसान में नहीं है। बट मुझे नहीं पता ये एक्स डिविडेंड लिए हैं या कम डिविडेंड लिए हैं। एनीवेज, बट लंबी अवधि के लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल स्टॉक में बने रहना चाहिए। अपने आप में एक बहुत ही उम्दा कंपनी है। और अब आगरा से बात करते हैं बिनीता जी से। नमस्ते मैम, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहती हैं? बिनीता जी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही क्योंकि उनका सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया हुआ है और ये जानना चाहती थी ट्राइडेंट के बारे में। 100 शेयर होल्ड करती हैं, 288 की खरीद है और काफी नुकसान हो रहा है। 51 रुपए 40 पैसे पे ट्राइडेंट है। भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है यहाँ बिनीता को। राजेश जी, क्या सलाह देंगे? अभी बहुत ज्यादा नुकसान है। देखिए, बहुत ही ऊंचे की खरीद है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दबाजी में या आने वाले 2-4 क्वार्टर्स में वो भाव इन्हें देखने मिलेंगे। तो उसे अगर दरकिनार कर भी दूं तो इस वक्त जो फंडामेंटल्स हैं और जिस तरीके की मूवमेंट टेक्सटाइल कंपनीज में बनी हुई है, उस लिहाज से अगर मैं बोलूं तो मौजूदा स्तर से मुझे लगता है कि 20-25% की मैक्सिमम बढ़त आने वाले 3 से 6 महीने में हो सकती है। तो हमारी राय यही रहेगी कि जब 65 रुपये से 70 रुपये के बीच में ये स्टॉक आने लगे तो वहां पर एक बार निकल जाए। तो 65 से 70 के लेवल्स का इंतजार करें और वहां से एग्जिट की सलाह ट्राइडेंट पर। नासिक से विजय जुड़ गए हैं। नमस्ते विजय, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते। हेलो जी विजय जी, पूछिए अपना सवाल। मुझे नैक्टो फार्मा मैंने 505 से परचेज किया है 20 जी। तो उसको होल्ड करना चाहिए? आपकी रही है तो नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाँ, नुकसान यहाँ पर आपको हो रहा है 57 रुपए 65 पैसे के आसपास पर शेयर का। राजेश जी, नैक्टो फार्मा पे क्या सलाह होगी? 20 शेयर होल्ड करते हैं विजय?
बिल्कुल बने रहें, क्योंकि जो भी गिरावट हम मिड कैप फार्मा साइड में देख रहे हैं वो लगातार कभी यूएस साइड से कोई रेगुलेटरी इश्यूज आती हैं तब हम गिरावट देखते हैं। इस कंपनी के साथ भी पिछले दिनों ऐसा ही हुआ था, लेकिन ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में कंपनी बहुत ही उम्दा कारोबार कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक में। ओके, सो अभी नुकसान जरूर उठाना पड़ रहा है विजय आपको, लेकिन घबराएं नहीं, होल्ड कीजिए। आने वाला समय अच्छा है नैटको के लिए। राजेश की सलाह है कि इसे होल्ड करें आप अभी फिलहाल के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राजेश अग्रवाल मेरे साथ बने हुए हैं। स्वागत आपका में आपके स्टॉक्स पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। अगला सवाल पूछने के लिए फरीदाबाद से जुड़े हमारे दर्शक हुक्म सिंह। नमस्ते सिंह साहब, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली मैडम मेरे पास ONGC का 200 है और सुब्रीलैंड के 500 है। ओके, और इन दोनों में आप समझना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए लिया था सर? हाँ, लॉन्ग टर्म है। ओके, तो राजेश जी तो बिल्कुल ये सवाल जो है फंडामेंटल समझना चाहते हैं यहाँ हुक्म सिंह। ONGC, अशोक लेलैंड, दोनों महीने अभी भी मुनाफा हो रहा है और लंबी अवधि के लिए कैसा दिखता है ये दोनों आपको? प्रियंका, ऐसा है कि दोनों ही स्टॉक में हमारी बाय कॉल है। लगातार हमने हमारे इन्वेस्टर्स को हमें खरीदारी की सलाह दी है। एक एक करके बात करूं, ONGC बहुत ही उम्दा कंपनी है जो रिजर्व न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी है, वो भी बहुत उम्दा है। थोड़े क्रूड में गिरावट के कारण से थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट लंबी अवधि के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 10 की पी के आसपास ट्रेड करता है। मुझे लगता है बिल्कुल इसमें खरीदारी भी करनी चाहिए, जिसके पास नहीं है तो, या ये भी और ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अगर अशोक लेलैंड की बात करें, महीने दर महीने जो नंबर्स आए हैं बहुत ही शानदार आए हैं। पिछली तिमाही के नतीजे अच्छे थे। हमें लगता है जिस तरीके से इकोनॉमी में एक टर्न अराउंड हो रहा है उससे अशोक लेलैंड जैसी कंपनी को सीधा सीधा मुनाफा होगा। तो बिल्कुल दोनों स्टॉक में हमारी खरीदारी की सलाह है। और इसी के साथ राजेश जी धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सौदा आपका में आज हमारे पास इतना ही वक्त था, हमें यही इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।